नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए जनरल स्टडीज और करंट अफेयर से रिलेटेड ये वीडियो। इस वीडियो में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपके सिलेबस में जनरल स्टडीज और करंट अफेयर आपके सिलेबस का पार्ट है, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, किसी भी तरह के एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे एग्जाम में ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। इसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और कहीं अगर आप मिस्टेक करते हैं, अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं, गलत करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए और उसके बाद उन टॉपिक को रिवाइज करके अपने प्रिपरेशन को ठीक कर सकते हैं आप। यानी कि एग्जाम में अपेयर होने से पहले ये आपके लिए वीडियो एक तरह से प्री एग्जाम प्रैक्टिस के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग इको सेंसिटिव जोन्स, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी सही स्टेटमेंट क्या है इन दोनों के अंदर ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है दे आर नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत इसे बनाया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अलाउड इन दीज जोन, यानी कि इस जोन के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को अलाउड किया जाता है। ये दो स्टेटमेंट है, आप क्वेश्चन को अटेंड कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है इन चार ऑप्शन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है, यानी कि जो इस तरह के जो एरिया होते हैं, जैसे इस तरह के जो एरिया होते हैं, इसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को अलाउड किया जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये इकोनॉमिक इस तरह की जो जोन होते हैं, इन जोन के अंदर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, फार्मर्स वगैरह यानी कि रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें अलाउड होता है। अब डिटेल में जान लेते हैं ये इको सेंसिटिव जोन आखिर होते क्या है। तो कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है हमारे आसपास, ठीक है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, या फिर कोई नेशनल पार्क है, या कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, उस एरिया के अंदर, यानी कि इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं, इन सेंचुरी, नेशनल पार्क या कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, उसके आसपास के जो 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो भी एरिया आता है उसे हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। और इस जोन के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है, इसमें माइनिंग वर्क नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ इंडस्ट्री वगैरह नहीं लग सकती है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज जो नेचर को नुकसान पहुंचाएगी वो चीजें इसे अलाउड नहीं होता इस एरिया के अंदर। लेकिन फार्मिंग हो सकती है, और फार्मिंग कैसी, ऑर्गेनिक फार्मिंग यहां पे की जा सकती है। इट मीन सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। और फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजेस है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। गलत इसलिए है कि ये जो एरिया होते हैं ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, जिसे शॉर्ट में जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो MOEFCC भी बोला जाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। और ये जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसे बनाई गई थी। इट मींस जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा वो गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। बाकी कुछ और भी टर्म्स है, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्या होता है, प्रोहिबिटेड एरिया क्या होता है, ये रेगुलेटेड एरिया क्या होता है, ये टर्म्स भी आप स्क्रीन में देख करके इसको समझ सकते हैं। यानी कि प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर माइनिंग, ठीक है, मिल, इंडस्ट्री वगैरह ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करके इस एरिया के नेचर को डिस्ट्रॉय करती है, वो चीजें अलाउड नहीं होती है। रेगुलेटेड एरिया के अंदर क्या होता है, कुछ चीजों को स्टैब्लिश करने की हमें परमिशन होती है। और परमिटेड एरिया के अंदर ये होता है कि जहां पे पर्टिकुलर किसी काम के लिए, ठीक है, कोई चीजें हमें प्लान करके लगाई जाती है। तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। और एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए ये भी रहेगा, मुझे मालूम है आपको आंसर पता भी होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद गूगल से चेक करके भी लिख सकते हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का मिनिस्टर कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है पॉलिटी का, ये अक्सर पूछा जाता है जब भी इलेक्शन के आसपास का टाइम होगा,
जब रिजल्ट आने वाला होगा ये टॉपिक काफी बर्निंग टॉपिक हो जाता है। तो मान के चलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आपसे दो स्टेटमेंट दे करके आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इट मींस करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द मेंबर ऑफ एनी हाउस इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द वॉलंटरी गिविंग अप हिज मेंबरशिप टू द पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी मेंबरशिप दे देता है, कुछ इस तरह से बोला जा रहा है, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किसी भी मेंबर को, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी कोई मेंबर हो तो उसको डिस्क्वालीफिकेशन से रिलेटेड है। कुछ इस तरह की बात फर्स्ट स्टेटमेंट में बोली जा रही है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है देयर इज नो जुडिशियल रिव्यू अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ ए स्पीकर और चेयरमैन इन एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एक ये रूल बनाया गया है कि भी जो भी हाउस का जो चेयरमैन होगा या स्पीकर होगा उसके अगेंस्ट में कोई जुडिशियल रिव्यू स्टैब्लिश नहीं की जा सकती। ठीक है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको यह बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में जैसा आप देख रहे हैं नाइदर 1 नॉट 2 इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका ए है, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब क्यों, आप समझ लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये हमारी कंट्री के अंदर ये पास हुआ था 1985 में लाया गया था, और हमारी कंट्री का जो 52nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब इसको लाया गया था और इसे ऐड किया गया था 10th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में 52nd अमेंडमेंट के तहत 1985 में इसे लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके अंदर जो ये बात बोली गई कि वॉलेंट्री अगर कोई अपनी मेंबरशिप देता है, दे सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ये बोला जा रहा है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट के। तो सेकंड स्टेटमेंट के लिए एक केस है जो आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये केस, ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि क्योतो होलाहन वर्सेस जैक हिलो एंड अदर्स एक केस हुआ था 1992 के अंदर। ठीक है, इस केस के अंदर मतलब थोड़ा टर्म्स देख लीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया था और इस केस में ये बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी अवेलेबल at a stage prior to the making the decision of by the chairman and speaker। यानी चेयरमैन और स्पीकर के अगेंस्ट में कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ये बोला गया था 1992 में जब एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा केस पहले आया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि भी इस क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब जुडिशियल रिव्यू इस कंडीशन में भी लागू होगा। यानी कि 1992 के बाद जब ये केस आ गया था तब स्पीकर और चेयरमैन के अगेंस्ट में भी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट रख दिया हमारी कंट्री के अंदर। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट जो दिया गया आपको वो गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक छोटा क्वेश्चन मैं आपके लिए और दे देता हूं आज के लिए, कि क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल है, कितने अमेंडमेंट अभी तक हुए हैं। यानी कि अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं जुलाई 2020 में देख रहे हैं, तब तक आपको बताना है कि भी ये कितने अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कर दिए गए, और करंट टाइम तक आपको ये भी बताना है टोटल शेड्यूल कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ न्यूली डेवलप्ड मेथड ऑफ अर्थक्वेक प्रिडिक्शन। यानी कि अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक से प्रिडिक्शन से रिलेटेड जो मेथड है जो अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये आपका ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, वहां से ये क्वेश्चन आपके लिए उठाया जा रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट। इट मींस गलत स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा आंसर होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द न्यू मेथड इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ फिलोसिक्लिकेट के टर्म्स के ऊपर आपसे बोला जा रहा है, इसके बेसिस पे न्यू मेथड है हमारा जो हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है फिलोसिकेट्स
आर मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ द थिक प्लेट्स फाउंड अलोंग द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द फॉल्ट एंड अर्थक्वेक अकर। ये बोला जा रहा है कि ये फिलोसिकेट्स के बारे में बोला जा रहा है। ये एक तरह से मिनरल की फॉर्म में होता है, ये मिनरल की फॉर्म में है और मिनरल फॉर्म के अलावा बोला जा रहा है ये वीकेस्ट पार्ट जो होता है किसी भी प्लेट का, प्लेट यानी कि ये हमारे जो अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था इसे प्लेट की फॉर्म्स में भी है, यानी कि जो जमीन या अर्थ की बात कर रहे हैं उसके नीचे क्या प्लेट्स बने हुए हैं, तो वीकेस्ट पार्ट जो होता है वहां पे ये चीज होती है। तो दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपको गलत स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2 इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ये बोला जा रहा है ऑप्शन डी के अंदर। तो ये चार स्टेटमेंट थे, दो स्टेटमेंट थे, चार ऑप्शन है, तो चूज करिए अपना करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है, यानी कि फिलोसिकेट्स मिनरल्स के बारे में जो बोला जा रहा है कि ये भी थिन प्लेट है, बिल्कुल सही बात, थिन प्लेट है, और जब ये अर्थक्वेक अकर होता है तब हमें इसके बारे में पता लगता है कि इसके थ्रू यानी कि जो वीक पार्ट होता है वहीं से अर्थक्वेक अकर होता है, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट जो आपसे बोला जा रहा है ये स्टेटमेंट क्या है गलत है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा था। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है आपसे कि रिसर्च जो अभी शो करती है वो ये शो करती है कि जो न्यू मेथड अभी अर्थक्वेक को प्रिडिक्शन के लिए जो आया हुआ है उसका नाम जो आपको बताया गया वो क्या फिलोसिकेट्स के बारे में बोला जा रहा है। बिल्कुल न्यू मेथड है और ये बात बिल्कुल सही है, और इसके अंदर जो चीजें रिक्वायरमेंट होती है कि भी उसकी मूवमेंट, प्लेट जो वगैरह जो होती है उसकी मूवमेंट से भी हमें पता लगता है कि अर्थक्वेक कब और कैसे किस लेवल तक का हो सकता है, इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। और अर्थक्वेक जो मेजर किया जाता है एक्चुअल में वो मेजर किया जाता है सिस्मिक वेव्स जो होता है वो जो क्रिएट होती है, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो उससे हमें पता लगता है कि भी अर्थक्वेक कैसा है, कितनी ग्रेविटी उसके अंदर कितना लेवल तक जा रहा है, ये हमें कैसे पता लगता है सिस्मिक वेव से हमें पता लगता है कि भी अर्थक्वेक इतने लेवल का इतना डेंजरस हमारे लिए हो सकता है। तो आपको एक चीज ये भी बतानी कि जो अर्थक्वेक को जो मेजर किया जाता है, कई बार आपने सुना होगा जो अर्थक्वेक आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग इतने लेवल का है, 6.1 सपोज इतने लेवल का हुआ, तो एक यूनिट यूज की जाती है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं सिस्मिक वेव को मेजर के लिए एक यूनिट की जाती है, उस यूनिट का भी नाम आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन स्टेटमेंट्स गिवन है आपके पास, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो टर्म देख के प्रेसिडेंट देख कर आपको पता लग गया होगा ये जो क्वेश्चन बन रहा है आपका ये पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द स्कोप ऑफ द पार्डोनिंग पावर ऑफ ए प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के पास पार्डोनिंग पावर्स जो होते हैं उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि वाइडर देन द पावर ऑफ गवर्नर, यानी गवर्नर के कंपैरिजन में प्रेसिडेंट के पास पार्डोनिंग पावर ज्यादा होती है, यानी कि किसी भी क्रिमिनल को उसको क्षमा करना, उसे माफ कर देने की जो पावर होती है, किसी की सजा माफ करने की जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ गवर्नर की। फर्स्ट स्टेटमेंट भी ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है द पार्डोनिंग पावर ऑफ ए गवर्नर एक्सटेंड टू द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द एनी स्टेट, यानी कि अब ये पार्डोनिंग पावर क्या होती है ये बताया जा रहा है कि ये किसी को भी अगर सेंटेंस दिया गया, कोई सजा दी गई है, अगर उसने कोई भी लॉ ब्रेक किया है, स्टेट का कोई लॉ ब्रेक, स्टेट का मतलब कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेंशन है, ठीक है, अगर कोई लॉ वो ब्रेक करता है और उसे सजा मिली गई है, उसे माफ करने के लिए एक तरह की पावर होती है जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास होती है। उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में आपको सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया। अभी दो स्टेटमेंट है आपके पास और आपको यह बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2 इट मींस दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको चूज करना है, करिए चूज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। यानी कि जो पहले ये बोला गया, मैं गवर्नर के लिए मान लेता हूं जी यूज कर लेता हूं, प्रेसिडेंट के लिए पी यूज कर लेता हूं, यानी कि प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है वो ग्रेटर होती है यानी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गवर्नर इन कंटेस्ट ऑफ पार्डोनिंग पावर। पार्डोनिंग पावर की अगर हम ध्यान रखें, यानी कि इसको जो माफ
किसी को माफ करने की बात करें तो उसके रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होती है। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है, ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। और आर्टिकल 161 के अंडर होती है पावर किसके पास, गवर्नर के पास पावर होती है। ठीक है, तो ये दोनों पावर आपको पता होना चाहिए, दोनों किस आर्टिकल में मेंशन है ये भी आपको पता होना चाहिए। और किस तरह की पनिशमेंट को ये कोई सस्पेंड कर सकते हैं, उसे रिलीव कर सकते हैं किसी कन्विक्ट को, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जा रहा है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जा रहा है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि गवर्नर के कंपैरिजन में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखिए ये क्वेश्चन कुछ भी हो उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, चारों ही जो आप देख रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, चारों ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको तो पहले इन चारों इंस्टीट्यूशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चारों के बारे में पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो जब भी आप दोबारा इसको रिवाइज करें इस टॉपिक को, तो इनके बारे में पढ़ना, इनके हेडक्वार्टर पढ़ लेना, इनके फर्स्ट या लास्ट या करंट प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन है इस इंस्टीट्यूशन के, ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और किस फील्ड में ये लोग काम करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली कोई भी न्यूज में चल रहा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो पहले तो बेसिक चीजें आपके बारे में इसको पता होना चाहिए, और फिर रिलेट करिए कि करंट में न्यूज में क्या चल रहा है, और जो प्रीवियसली कुछ ऐसा हुआ है आपके एग्जाम होने से, कंडक्ट होने से पहले कुछ, अगर ये इनकी कहीं किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट है तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो ये चार इंस्टीट्यूशन को आपको दे दिए गए हैं, और आपसे नीचे बोला जा रहा है विच ऑफ दीज कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, यानी जिसे हम यूनेस्को भी बोल देते हैं। तो यूनेस्को के अंदर कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन आती है आपको ये बतानी है। तो आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आती है यूनेस्को के तहत। दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि भी इसके अंदर यूनेस्को, ये जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के अंदर यूनेस्को, ये जैसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये इसके अंदर आती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आती है, जिसे WHO बोल देते हैं, या फिर बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसके अंदर आती है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम, यानी कि चार इंस्टीट्यूशन के नाम दे दिए गए आपको, और आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो उसके अंदर कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन आती है ये बताना है। तो ऑप्शन आपके पास उसके इस तरह से है। ए में बोला जा रहा है फर्स्ट, सिर्फ ओनली फर्स्ट वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो आता है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ये लेबर ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये इसके अंदर आता है। और सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड, इट मींस ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये आता है अकॉर्डिंग टू सी। और डी में बोला जा रहा है ये चारों ही इंस्टीट्यूशन इसके अंदर कवर होते हैं। तो आपको ये बताना है कि भी ये चारों इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। तो जोन से भी आते हैं उसके हिसाब से आपको आंसर अटेम्प्ट करना था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब है ये चारों इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूशन भी जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसके अंदर आता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये भी इसके अंदर आता है, जिसे FAO भी बोल देते हैं। उसके बाद थर्ड यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको 100% पता होना चाहिए और बिल्कुल टिप्स भी होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ है आपके लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। करंट सिनेरियो में जब कोविड-19 चल रहा है तो आप समझ सकते हैं ये इंस्टीट्यूशन काफी न्यूज में रहता है और इसकी वजह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फोर्थ हो गया। और फिफ्थ है उसके बाद ब्रेटन वुड ट्विन, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि ये दोनों इंस्टीट्यूशन पैरेलल तरीके से काम करते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, वर्ल्ड बैंक और IMF। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड ये दोनों इंस्टीट्यूशन काफी न्यूज में भी रहेंगे और इनसे अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड या यूनिसेफ। यूनिसेफ भी काफी एजुकेशन से रिलेटेड मैटर हो, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड कोई मैटर हो या बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई मैटर हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा न्यूज में आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं लेकर के आ रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज कमेंट बॉक्स में आपको ये सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में, ठीक है, ये 5-6 जो भी मैं आपको सामने रख रहा हूं, इन सब के बारे में आप मुझे हेडक्वार्टर, इसके करंट हेड और फर्स्ट हेड कौन सा है, किस फील्ड में काम करता है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा काम करना है। क्वेश्चन ज्यादा हो रहा है पर मैं चाहता हूं सबके आंसर आप जरूर दीजिएगा। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर डी हो गया। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई आपने कितने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही अटेम्प्ट करे, ठीक है, और आपका स्कोर कितना बनता है। कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करके मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए और अच्छी एजुकेशनल वीडियो ला सकूं इस चैनल पर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है।